हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने हमारे जैसे हजारों छात्रों को उनका जीवन, उनका भविष्य संवारा है। हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर सुनील बिजला सर, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं चूँकि इस पॉडकास्ट के लिए बहुत सारे साथियों का लंबा इंतज़ार था और आज अपने अपना बेशकीमती समय निकाला। हम समझते हैं आपके एक एक पल की कीमत, और आज ये समय आप दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले अपने गुरु आदरणीय जय प्रसाद स्नेही के श्री चरणों में वंदन और नमन करता हूँ। माता पिता के आशीर्वाद सहित अपने ग्राम भूमि बिजला का भी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आपके भगीरथ प्रयास ने बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य को न केवल संवारने का कार्य किया है, बल्कि उनको मार्गदर्शन देने का जो एक नया तरीका आपने अपनाया। मैं पिछले कुछ महीनों से वाच कर रहा हूं कि आपने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देना शुरू किया, उनको सुझाव देना शुरू किया कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। जीएस की क्लास हो या फिर किसी भी विषय की संबंधित बात हो, वो बायोलॉजी की बात हो, वो हिंदी की बात हो, संस्कृत की बात हो, आपके पास सभी विद्यार्थी आ रहे हैं। उसकी एक ही वजह है, आपने बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही सहजता और सरलता से उन सबको सही मार्गदर्शन देने का कार्य किया। और इसलिए मैं आपके इस भगीरथ प्रयास को बहुत बहुत किन शब्दों में इसके अगर मैं धन्यवाद दूं तो वो बहुत छोटा होगा, परंतु मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके ये प्रयास हमेशा जारी रहे, आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही तमाम विद्यार्थियों के जीवन को चमकाने, संवारने और बेहतर करने का कार्य करें। सर बहुत 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 धन्यवाद। आपके इन शब्दों से मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका बेशकीमती समय है, पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपका समय मुझे मिला और आप स्पेशली मिलने के लिए आए और इस पॉडकास्ट के लिए आए। हमारा ये सौभाग्य है। हालांकि मैं इस पॉडकास्ट को ऑनलाइन भी कर सकता था, बट आप आए, हमसे मिले व्यक्तिगत तौर पर, इसके लिए मैं आपको दिल से मैं एक ही बात कहूँगा, ये नैतिक दबाव आपका था और आपके बच्चों का था, मेरी उन तमाम विद्यार्थियों का था जो चाहते थे कि मैं इंटरव्यू करूँ, आप इंटरव्यू लें, और ये जो दबाव था मुझे यहाँ तक खींच लाया। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और आप सब बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जो क्योंकि कोई भी शिक्षक का व्यक्तित्व उसके शिक्षार्थियों से बनता है। जब मेरे पास शिक्षार्थी होंगे, मेरे विद्यार्थी मुझे चाह रहे होंगे, उनकी जब संवेदना मेरे प्रति जुड़ी होगी, तभी तो वो मुझसे जुड़ेंगे। अब उनकी अगर चाहत है कि गुरुजी इंटरव्यू दें, उनकी मांग है कि गुरुजी इंटरव्यू करने आए, तो मेरी क्या मिसाल कि मैं ना आऊँ। सर हुआ क्या कि सर मैंने 2-4 दिन मतलब पिछले वीक जब हम लोग प्लान कर रहे थे, मैंने जो है पोस्ट किया था, तो पोस्ट के माध्यम से मैंने जब कहा तो कई छात्रों ने ये भी लिखा कि मैंने अभी तक सर को इंटरव्यू लेते हुए देखा, आप देंगे तो एक अलग इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो इंटरव्यू नहीं, ये तो सर का सानिध्य मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि सर आप डॉक्टर सुनील बिजला सर, जिन्होंने हिंदी विषय के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया, आपने सिविल के छात्रों को पढ़ाया, आपने वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाया, आपने हमारे जैसे तमाम जो है टीचर पैदा किए, आपने जो है टीजीटी पोस्ट पर काम किया, स्वयं आप पीजीटी पोस्ट पर काम किए, आप जीआईसी एलटी ग्रेड पर काम किए, लेक्चरर पर काम किए, और अभी आप इंटरव्यू देने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं आपको इसीलिए आमंत्रित किया, और मैं इसीलिए चाहता था कि चूंकि आप उस दौर से गुजर रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ना सिर्फ हिंदी वाले छात्र, बाकी अन्य जो भी छात्र, अन्य सब्जेक्ट के जो छात्र हैं, वो सब आपसे बहुत लाभान्वित होंगे। क्योंकि सर कल के डेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम्स की डेट को अनाउंस कर दिया है। अब समय मुश्किल से 75 दिन बचे हैं, खास करके हिंदी गणित वाले छात्रों के लिए। तो इस कम समय में अपनी तैयारी को कैसे शुरू किया जाए सर, यहाँ से हम चाहेंगे कि आप जो पहली बात तो आपके ये सारे जो सवाल हैं बड़े वाजिब हैं, और एक एक सवाल का उत्तर मैं देता हूँ। पहली बात, जैसे कि मेरी सफलता की आपने जो बात की, वो सफलता निसंदेह परिश्रम से आई है, बड़े ही परिश्रमों के बाद वो प्राप्त हुई। लेकिन इन सब परीक्षाओं को मेरे क्रैक करने के पीछे मेरे विद्यार्थियों का हाथ रहा, क्योंकि जब बहुत सारे विद्यार्थी सपने देखते हैं और वो जब आपके पास आते हैं पढ़ने, तो खुद एक नैतिक दबाव होता है कि आपका शिक्षक क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, खुद सफल है या नहीं है, वो पढ़ा रहा है तो वो कहाँ तक ले जाए। जी 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 सर। तो एक नैतिक दबाव विद्यार्थियों का होता है कि गुरुजी मेरे क्या है, और वो उनको स्टैंड करता है और बेहतर मेहनत करने की। बिल्कुल सर। हम 15 घंटे
10 घंटे 12 घंटे पढ़ा रहे हैं, उसका आउटपुट क्या निकलता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो सिर्फ पढ़ाने में दीवाना हूँ। मैं विद्यार्थियों के जीवन को संवारने में दीवाना था। मुझे फिक्र नहीं थी कि मेरा भी होगा कि नहीं होगा। ये बच्चों की दुआएं हैं, उनके माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच सका। यानी मेरी सफलता में मेरा कोई योगदान नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई बच्चा अगर तैयारी करने चाह रहा है तो वो किस प्रकार अपनी तैयारी करे। सीधी सी बात है, जब भी कोई इस फील्ड में आता है सर, तो उसके बड़े सपने होते हैं। बिल्कुल सर। और वो बिल्कुल कोरा कागज होता है, उस पर जिस रंग से उसको सजा दीजिए वो सजता चला जाता है। जी सर। तो विद्यार्थी अगर मिसगाइड हुआ तो पूरे जीवन के उसके जो कीमती वक्त होते हैं वो खराब होते हैं। बट अगर वो सही दिशा निर्देशन में चला जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाजारवाद में स्पष्ट नहीं हो पाता कि सही क्या है और क्या गलत है। उसमें चुनाव, जैसे एक हमारे यहाँ कहावत है कि गुरु को जानकर और पानी को छान कर पीना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी उक्ति गलत है। क्योंकि पानी को आप कहाँ छानोगे? पानी को सिर्फ जाना जा सकता है कि पानी साफ है या नहीं, अर्थात पानी को साफ दे करके आप पी लीजिए। परंतु गुरु छान सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। बिल्कुल। मेरा गुरु का क्या स्टेटस है, वो क्या पढ़े हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, अब तक सफलताओं के क्या आयाम दिए हैं। और उनकी व्यक्तिगत सफलता बहुत मायने नहीं रखती किसी भी शिक्षक की, लेकिन उसके शिक्षार्थियों की जो सफलता है वो मायने रखती है। और उसमें अगर शिक्षक भी सफल है तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि वो फिर उस रास्ते से गया है। हाँ। तभी वो आपको वहां तक ले जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसे बहुत अगर ये महिमा मंडित किया जाए कि बहुत सफल शिक्षक है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जरूरी नहीं, बट अगर सफल है तो आपको सही दिशा तक ले जा सकता है और मंजिल तक ले जा सकता है। वो हर स्टेप से वाकिफ होता कि किस स्टेप से सामने वाले को गुजरना है। और बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इसलिए भी कि आज अगर आप देखें जीआईसी अल्टीग्रेट हो, लेक्चरर हो, इसके वैकेंसी जो है इतने लंबे अंतराल पर आ रहे हैं। हाँ। और इस दौरान जो है बेरोजगार छात्रों की इतना लंबा पहुंच खड़ा हो जा रहा है। प्रमोद सर, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मेरे पास इतने प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। इलाहाबाद की गलियों में आप चले जाइए, जरूरी नहीं कि वो हमसे और आपसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जिनको मौका न मिलने की वजह से आज भी वो बहुत ही दुख की जो है स्थिति में है। उनकी जो परिश्रम है उसका सही उनको जो है पारितोष नहीं मिल रहा। बिल्कुल सर। ये पारितोष न मिलना बतलाता है कि हमारे सिस्टम में कुछ खामी है। जी। जैसे एक वैकेंसी का 5 साल 6 साल ना आना, अब 5 साल 6 साल बाद एक वैकेंसी अचानक से आती है। हाँ। विद्यार्थी जो कंटिन्यू नहीं पढ़ा 5 साल, यानी वो फिर से शून्य में चला गया। बिल्कुल। अब वो जैसी वैकेंसी देखा वो लगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो वैकेंसियां भी अपने समय पर नहीं होती। बिल्कुल। फिर उनकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है और उसमें उन बच्चों का बल्कि सिलेक्शन हो जाता है जो बिल्कुल नए नए आते हैं और उनका हो जाता है। बिल्कुल। पुराने विद्यार्थियों के साथ एक चीज हमेशा है, वो अनुभव है। जी। अगर वो अपने अनुभव को कंटिन्यू रखें जी सर, तो उनकी सफलता तो सुनिश्चित होगी। परंतु दुख इसी बात का होता है जब कंटिन्यूटी नहीं होती वैकेंसी आने में, भर्तियों को होने में, तो फिर प्रतिभाओं के साथ सम्मान नहीं हो पाता। प्रतिभाएं हमेशा मारी गई हैं, दबी गई हैं, दबाई गई हैं, और ये देखकर बड़ा कष्ट होता है। जाति धर्म संप्रदाय के परे हम हर जाति हर संप्रदाय के बच्चों को देख रहा हूँ, उनकी एक ही समस्या है कि वो बेरोजगार हैं, जबकि प्रतिभा है, हुनर है, और वो बहुत दूर तक सफर तय कर सकते हैं। इसलिए जितने लोग सेलेक्ट होते हैं, मैं मानता हूँ वो भारत के नहीं बल्कि इस धारा के सबसे पुनीत और सबसे बेहतर जीव हैं, क्योंकि इतने होनहारों में आप सफल हो गए। ये निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा गौरव का विषय है। जो सफल नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि वो जानकार कम है, उनके पास बुद्धि कम थी। बस उनके साथ कहीं सिस्टम ने खिलवाड़ किया, कहीं उनकी परिस्थितियों ने उनको डुबो दिया, और कहीं वो मौके कम पाए। बिल्कुल। इन 3 चीज की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं प्रमोद सर कहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हो, आप सबसे विनती है कि मन में अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं, बिल्कुल सबसे पहले होना चाहिए हर व्यक्ति में आशावादी। बिल्कुल। अगर आप आशावादी नहीं हैं, अगर आप पहले ही हार मान ले रहे हैं कि नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, यह बात तो होनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से लोहे को जंग खा जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के नकारात्मक जो विचार हैं वो उसके पूरे सकारात्मक विचारों पर हावी होकर उसका पूरा जीवन बेकार कर। बिल्कुल सर, बहुत। इसलिए आप सभी से विनती है कि सकारात्मक रहें, और ये हमेशा माने आपको दुनिया में हराने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप ही अपने जीवन के कृष्ण भी हो। हाँ। आप अपने जीवन के अर्जुन भी हो, और ये महाभारत आपका है। जब कृष्ण और अर्जुन दोनों आप हो, हरा तो कोई सकता ही नहीं। बिल्कुल सर, यही मैं आप सबसे भी यही कहता हूँ कि जैसा आज सर ने बताया
कि मेरा भी यही रहता है कि सर आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आपसे बिल्कुल। अगर आप स्वयं से जीत लीजिए, अपनी मनोदशा से जीत लीजिए, अपने इस नेगेटिव भाव से जीत लीजिए, तो आपको सफल होने से रिजल्ट में नाम आना फिर एक औपचारिकता रह जाती। बिल्कुल सर। आगे हम बढ़ेंगे, हम चाहेंगे कि हिंदी के जो हमारे छात्र भाई हैं जो आपसे कोचिंग ले रहे हैं वो तो बिल्कुल जो है लाभान्वित हो ही रहे हैं, जो और ऐसे कुछ साथी हैं जो कोचिंग किसी कारण से नहीं ज्वाइन करें या नए हैं और अभी उनके पास 75 डेज है, इन 75 डेज में उनको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किताबों का वो मदद लें जिससे वो आसानी से जो है अपने लक्ष्य को तय कर सके। सर विगत कुछ वर्षों की परीक्षाओं को देखते हुए, खास करके 2021 की परीक्षा जब आप देखते हैं तो हिंदी का जो परीक्षा का स्टैंडर्ड था, पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल पलट गया या उलट गया। अप्रत्याशित था। विद्यार्थी देखे होंगे कि जनरल की मेरिट जो थी वो 80 थी। और लगभग 76, टीजीटी 2021 की बात और ओबीसी की 76 थी और लगभग एससी की 70 मेरिट गई थी। यानी ओवरऑल बच्चे 90 प्रश्न तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल सर। अगर इस बात को देखा जाए, यानी पैटर्न बदल रहा है। 75 दिन आपके पास शेष है। आपको मुख्यतः किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो जरूरी है वो हर विद्यार्थी को, तो रामचंद्र शुक्ल हमारे यहाँ वो बाइबल भी है, रामचरितमानस व गीता भी हैं, और आपसे मैं कह दूं कि हिंदी के सबसे मुख्य अगर कोई पुस्तक हो सकती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आप रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि 1929 में लिखा गया उसको पढ़ लीजिए। दूसरा, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास 1969 पढ़ लीजिए। बच्चन सिंह का भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी पढ़ लीजिए, और रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास पढ़ लीजिए। ये 4 पुस्तकों के अलावा अगर एक पुस्तक और पढ़ लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास में, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये सफिशिएंट है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इनमें आप देखेंगे कि कुछ भी शेष नहीं। जब आपको वैज्ञानिकता की जरूरत पड़ी तो गणपत चंद्र गुप्त हैं। जब आपको किसी नए थॉट्स या विचार को से प्रश्न उठाया गया तो उसे आचार्य रामचंद्र और बच्चन सिंह जी हैं। और अगर संवेदनाओं की बात की जाए तो वहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी आ जाते हैं। ये 4 पुस्तकें ऐसी हैं और 4-5 पुस्तकें ऐसी हैं जिनको हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए और पूरी लगन से पढ़ना चाहिए। और एक मजे की बात यह है, रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने साहित्य को लिखा जो है वो जबरदस्त लिखा है, लेकिन सांकेतिक है और विश्लेषणात्मक भी है। तो कम समझ में आता है विद्यार्थियों को, उसके लिए हम सब बैठे हुए हैं। निःशुल्क आप हमसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारी संस्था पर आकर आप फ्री में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आया, इसको समझा दीजिए। इस सब के लिए हम खाली बैठे हैं आपको बताने के लिए। तो आप हमसे कहीं भी मिल सकते हैं, हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, सर ने बहुत बड़ी चीज़ कही और बहुत अच्छे से चीज़ों को बताने का प्रयास किया सर ने। और निश्चित तौर पर देखिए, आपका समय बहुत कीमती है। इस समय चूंकि सर फिर से अगर हाथ से निकल गई नौकरी तो फिर कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, ना तो आप जानते हैं ना तो हम जानते हैं, क्योंकि इतिहास इसका गवाह है कि क्या है। और इस समय सर अगर आप देखें तो टीजीटी पीजीटी 2022 लगा हुआ है, जीआईसीएलटी ग्रेड लेक्चरर लगा हुआ है, केवीएस की वैकेंसी बिल्कुल मुहाने पर खड़ी, वो भी कभी भी धमाका हो सकता है। ईएमआरएस आ ही गया है, बीपीएससी टीआरई 4 आ ही चुका है। तो ये सारे वैकेंसीज के बीच में अगर आप अपने इस मौके का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, तो जो सर ने किताबें बताई है और इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करके। व्याकरण के लिए नहीं बताया, ये तो साहित्य के लिए बताया। जी। व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन ने बड़ा ही सांकेतिक व्याकरण लिखा है, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक है और आयोग इसको स्वीकारता भी है। तो इसको जरूर पढ़ें। कामता प्रसाद गुरु का ही भी व्याकरण पढ़ लें, और हो सके तो धीरेन्द्र वर्मा, ये 3 व्याकरण की पुस्तकें जरूर पढ़ें। प्रायः विद्यार्थी हरदेव बाहरी पढ़ते हैं। जी। तो हरदेव बाहरी को भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट ये जो 3 पुस्तकें मैंने बताया व्याकरण के लिए बहुत ऑथेंटिक है। काव्य शास्त्र के लिए आप निर्मला जैन को चुनिए, भगीरथ मिश्र को चुनिए, और आप देखें कि वर्तमान में कुछ ऐसी प्रतियोगी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, उनका भी सहयोग ले सकते हैं काव्य शास्त्र के लिए। और रही बात संस्कृत साहित्य के लिए, तो संस्कृत साहित्य के लिए आप कोई भी पुस्तक पुनीत द्विवेदी की देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा संस्कृत के साहित्य के विद्वानों के विषय में बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। आप वहाँ से हिंदी संस्कृत के साहित्य को समझ सकते हैं, और व्याकरण को भी उनके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। हालांकि सिद्धांत कौमुदी बहुत अच्छी है। आप व्याकरण अगर पढ़ना चाहते हैं संस्कृत का तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। जितनी पुस्तकों को मैंने बताया ये सभी ऑथेंटिक हैं, आयोग मानता है, और ये हर विद्यार्थी के जीवन बनाने के लिए काफ़ी है। सर इसमें एक चीज़ ये मैं आपसे सवाल चाहूँगा सर कि ये जो आपने किताबें बताई, कई संख्या में 7-8 किताबें हो गई, तो क्या ये सर विद इन टाइम हम इसको कवर कर सकते हैं? जैसे अब 75 दिन का समय है,
जी सर। तो ये तो समय बहुत बहुत कम है, लिमिटेड समय है। लिमिटेड समय है। जी तो विद्यार्थी जो पढ़ा है वो उसका पूर्व ज्ञान काम देगा। जी जी इसमें अब उनको हमें तय करना, हर विद्यार्थी को तय करना होगा कि मेरा स्ट्रांग जोन क्या है और मेरा माइनस जोन क्या है। माइनस जोन क्या है? हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ ज्यादा हमारा स्ट्रांग है। जी जी जो स्ट्रांग है उसे हम कुछ देर तक लिए ओझल कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते। बिल्कुल थोड़ा सा हम रख सकते हैं कि अभी वो रुक जाए। हम्म। हमारा जो कमजोर पार्ट है उसको आप नोट करिए जी कि मैं यहाँ कमजोर हूँ, और उसको 15 दिन में आप टारगेट करें, जी 20 जी। दिन में टारगेट करें, 25 दिन में टारगेट करें। फिर हर 20 से 25 दिन के बाद वो जो आपका तैयार है हाँ, उसको दोहराते रहें। क्योंकि जैसे ये आपकी मेज है, अगर जी। आप रोज सफाई ना करें तो इस पर धूल जम जाती है। बिल्कुल सर। ठीक उसी प्रकार हमारा ज्ञान है, अगर उसको बार बार रिपीट ना किया जाए, बार बार साफ ना किया जाए, जी बार बार दोहराया ना जाए, जी। तो उस पर धूल जम जाती है। एक परत जम गई, आपका सब पढ़ा खराब हो। बिल्कुल इसलिए इसको बराबर साफ करते रहना चाहिए। नहीं सर, बहुत अच्छी चीज़ है सर। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि सर क्या इन किताबों की मदद लेने के दौरान क्या नोट्स बनाना चाहिए या फिर हम ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि प्रायः मैं देख रहा हूँ आज एक कल्चर डेवलप हो गया है। बच्चे किताब पढ़ते हैं तो उसको अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। जी सर। आपने देखा होगा आयोग फिर से मनुष्य या जो शिक्षार्थी है उनमें कुछ चीजें मांग रहा है। वो चाहता है कि आपको पूरे विषय का विज्ञान हो, हाँ। प्लस प्रत्येक विषय पे आप लिखने की भी आपकी समझ हो। जी जी जी। इसलिए उसने वैकल्पिक और रिटर्न लिखित दोनों परीक्षा कराने का कार्य किया है। जी जी। क्योंकि वर्तमान में आप देखे होंगे पिछले 10 साल से जी सर। ऑब्जेक्टिव ही हुआ करते थे, तो जो हमारी कौशल होती है, जो हमारा ज्ञान होता है जी। डिस्क्रिप्टिव, वो खत्म हो रहा था। जी जी जी। विद्यार्थी रट ले रहा था जी जी सर। और वो परीक्षा देकर पास हो जा रहा था। जी। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव होता है तो आपको विषय का बोध होता है, बोध होता है फिर सर। आप क्रमबद्ध तरीके से उसको सजाना और संवारना जानते हैं। जो व्यक्ति ये जान गया मेंस, जैसे आजकल मैं मेंस पढ़ा रहा हूँ, जी जी जी। तो मैं विद्यार्थियों में देख रहा हूँ कि उनमें वाक्य शुद्धि, हाँ, वर्तनीय Punctuation, शुद्धि, जी हाँ। और क्रमबद्धता किसी भी, अच्छा मैं देखता हूँ एक जोर होता है विद्यार्थियों को, जी जी। कठिन से कठिन शब्द लिखूंगा तो इम्प्रेस हो जाएगा। बिल्कुल सच्चाई तो ये है कि सरल से सरल शब्दों में सजाओ, बिल्कुल। इम्प्रेस व्यक्ति तब होगा। तब होगा। कविता जितनी कठिन होती है वह उतना ही पाठकों से दूर भागती है। बिल्कुल सर। कविता जितनी सरल और सहज होती है हाँ। वो उतनी अपनी लगती है। बिल्कुल। तो ये बात हर जगह लागू होती है जी 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 कि सर। आप जब दे रहे हो परीक्षा, हाँ। तो जब आप मेंस लिख रहे हो तो कोशिश हो कि सरल शब्दों का चयन करें और क्रमबद्धता। ये नहीं कि आप पहला कभी कुछ बता रहे हैं, हाँ। उसके बाद दूसरी बात आप शुरू कर दिए। बिल्कुल। क्रमबद्ध तरीके से लिखने की कोशिश करें, ये धीरे धीरे करेंगे सबको आएगा। तो आप सबसे मेरा यही विनती है, जो सर ने सवाल पूछा, कि आप सब पहले तो जो कुछ भी आपके पास सामग्री है उसको देखें। दूसरा, जब आप 25 दिन या पूरी तैयारी आपने कर लिया, जो कमजोर पक्ष था उस पर आपने फोकस कर लिया, फिर आपको रिटन में जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ने जी। हैं, जो डिस्क्रिप्टिव है उसका भी अभ्यास करते चले, जी। क्योंकि समय नहीं मिलेगा। जी। दिसंबर में आपको पेपर होना है, जी। और दिसंबर के बाद कभी भी लग सकता है आपका मेंस। जी जी जी। तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अपने आप को अभी प्रिपेयर्ड करते रहें। जी जी। मानसिक रूप से जब आप तैयार रहेंगे जी, तभी जी। आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल सर, सर ने बहुत सही चीज़ कही कि अगर अभी से आप अपने नोट्स को आप मेंटेन रखेंगे, जी। अपनी जो किताबें हैं उनको पढ़, चूँकि सिलेबस सर सेम है, जी। मेंस में भी वही सिलेबस है। हाँ। तो वहाँ पर एग्जाम आने, मतलब रिजल्ट आने के बाद जो है जी। आपके पास एक थोड़ा सा 2-3 महीने का जो भी समय मिल जाए, हमें लगता है कितना हाँ। समय मिल सकता है दो सर? आप दो दो महीने बहुत है। 2 महीने का समय अगर मिल जाता है आपको, जी, तो जी। आप चूंकि सिलेबस पहले से आपका कवर्ड होगा तो आप उस चीज़ को बहुत आसानी से कवर कर जी, सकते जी, हैं। बस वो अभ्यास की विषय। बस अभ्यास का विषय रहेगा। और उसको सर ने बताया कि लिखते वक्त जो है वर्तनी पर विशेष ध्यान देना है। जी। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंक्चुएशन हो गया, आपका स्पेलिंग एरर से जो चीज़ें हो सकती हैं। विद्यार्थी कहते हैं, मैं सर आपको रोकना चाहूँगा। हाँ, सर। विद्यार्थी कहते हैं कि सर राइटिंग कितने मायने रखती है। जी, मैं जी। आपसे बताऊं, जिस प्रकार काव्य में अलंकार महत्वपूर्ण होता है, जी 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 सर। जिस प्रकार किसी भी स्त्री के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, उसी प्रकार लेखन में उसका महत्व तो है ही। बहुत मतलब सुंदर लिखा जाए। जी जी। परंतु अगर आपका सुंदर राइटिंग नहीं बनता, जी, जी। इशू नहीं है, लेकिन आपके थॉट्स अगर अच्छे हैं, आपने उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा है और वो पठनीय है, जी जी जी। पढ़ा जाने योग्य है, हाँ। तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। उसके लिए आप परेशान नहीं हो। जी, यानी जी। लिखना जरूरी है, फैक्ट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, जी। सरल और सहज शब्दों में होना चाहिए। बहुत साफ लिखने की बहुत कोशिश नहीं, क्योंकि कम समय में ज्यादा लिखना है, जी 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 जी। तो वो एक प्रेशर होता है। जी, तो बिल्कुल। आप अगर पठनीय अक्षरों में पढ़ा जा सके, सरल और सहज हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये कुछ बातें थी जो हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को भी जो है यहाँ पर कवर कर पाए। सर
इस दौरान जो है कुछ छात्रों का ये सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करा जाए। हाँ। क्या पढ़ाई को घंटों में नापना है? ये बात आपने बड़ा जायज किया, और ये विद्यार्थियों का सवाल होता भी है, और इसलिए होता है क्योंकि उनकी या तो समझ है या तो अपने आप को उसी कल्चर में वो पाए। जी 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 सर, मेरा मानना है किसी भी विद्यार्थी को समय में नहीं बांधना चाहिए। जी बिल्कुल सर। उसको विषय में बांधना चाहिए कि मैं कितने समय में भक्ति काल पूरा कर सकता हूँ। वो टारगेट उसका विषय होना चाहिए, समय नहीं। समय नहीं, क्योंकि समय आपके अनुसार नहीं चलेगा। हो सकता है आप पढ़ने बैठे, आपके पिताजी बुला लिए, जी हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति हो आज आप पढ़ ही नहीं पाए, बिल्कुल फिर आप खिन्न हो जाएंगे, आप पढ़ने से भागने लगेंगे। लेकिन जब आप टारगेट सेट करें कि हम चाहे जब समय पाए, आज की तारीख में मुझे आदि काल खत्म करना है, ये इसको टारगेट, बिल्कुल आज के समय में मुझे भक्ति काल खत्म करना, ये टारगेट होना चाहिए। जी जी जी। टारगेट विषय हो, समय नहीं। बिल्कुल सर। समय कभी भी सर बांधा नहीं जा सकता सर। बिल्कुल, बहुत तो बड़ी बात सर ने कहा, और मैं यही सर आप जो है आगे बताता भी हूँ लोगों को कि आपका टाइम टेबल को लेकर ये लोग परेशान रहते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाए। टाइम टेबल टाइम के अकॉर्डिंग नहीं सर, बल्कि जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो टाइम टेबल बनाया जाता है जी, होता क्या है कि कुछ दिन वो सर के नीचे तकिए के कोई रखता है, कोई कुछ दिन चश्मा के सामने, एक दिन 2 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन फॉलो करता है। क्योंकि समय आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जैसे ही 1 दिन 2 दिन आप ड्रॉप किए उस नियम को, फिर आपका मन नहीं लगेगा। अगर आपने हमेशा टारगेट किया सब्जेक्ट को, अपने विषय को, कि मुझे रीतिकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, 1 दिन में खत्म करना है, 2 दिन में, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। वो आप रात में समय पा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, दोपहर में पा रहे हैं, जब समय पाएंगे आपको नाटक खत्म करना है, तो वो आप जो है बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। समय में बच गया तो खिन्नता भी आएगी, यार मैं नहीं कर पाया। हाँ, इसलिए विद्यार्थी वहां से भागने लगते। बिल्कुल। तो आप समय पे नहीं, विषय पर ध्यान दें। बहुत बड़ी सर ने बात कही। हालांकि ये मेरा सौभाग्य है कि सर के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। इसके बाद मैं थोड़ा सा इस विषय पर बात करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए समय तो निकालेंगे ही, लेकिन जो छात्र, चूंकि कहीं ना कहीं अभी सर 9 ऐसे विषय हैं जिनके एग्जाम की डेट नहीं अनाउंस हुई है, तो वो भी जनवरी या फरवरी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो कब तक अपने पूरे सिलेबस को पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पर जाना चाहिए? आपका क्या विचार है सर? हमेशा मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी हो, अगर वो पढ़ रहा है तो उसको प्रैक्टिस 60 में करना चाहिए। अच्छा। आपने ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पूरा करने के बाद ही आप प्रैक्टिस करें। होता क्या है, आप जब पढ़ते हो जी जी, वो तथ्यात्मक होता है। जी जी, पूछा आपसे प्रश्न जाता है। हाँ। तो पहले तो आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। जी जी जी, यानी जितना पढ़ें उतना प्रश्न बनाएं। जरूरी नहीं कि प्रैक्टिस सेट आप लें, प्रैक्टिस सेट लें जरूर, क्योंकि जब आप किसी विद्वान के बनाए गए प्रश्न पत्र को लेते हैं, जब किसी संस्था आदि के द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र को लेते हैं, तो आपका एक नजरिया खुलता है कि वास्तव में पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए वहां से ज्ञान लेना कोई बहुत बुरा नहीं है, आपको लेना चाहिए। लेकिन हर विद्यार्थी का पहला काम होना चाहिए कि जब वो कुछ भी पढ़े, उसको जितने चीजों पर लगे कि ये प्रश्न बन सकता, खुद बनाए। जरूरी नहीं कि आप, तो इसके लिए सर PYQ बहुत बहुत जरूरी है। PYQ लेकर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। वहां सीख सकते हैं कि वहां कैसे प्रश्न बनाया गया। PYQ जो आप कह रहे हैं, वो देखना होगा कि वो कैसे सवाल बनाया है। आप 2-4 प्रश्न पत्र देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगी किस प्रकार से प्रश्न बनता है। अब मैं जो महत्वपूर्ण है मैं स्वयं एक प्रश्न बनाऊंगा। तो विद्यार्थियों को मैं बराबर समझाता हूँ कि पहले पढ़िए, फिर उसका स्वयं प्रश्न बनाइए, उसका उत्तर मत लिखिए। आप उसको रख दीजिए प्रश्न बना के, 1 दिन 2 दिन बाद उठाइए और अपने से उत्तर देना शुरू करिए। इससे 2 चीज हो गया, आप जब पढ़े तो जो मोस्ट था वो आपके प्रश्न हो गया, और जब आपने प्रश्न का उत्तर दिया वो आपका अपना हो गया। तो अपना बनाने के लिए तो पहली दफा दर्शन, पहली बार आपने देखा या नैनाचार हुआ, दूसरी बात मोहब्बत होने के लिए आपने प्रपोज किया, यानी उसका उत्तर लिखा। तो ये बहुत जरूरी होता है, तभी जब आपको मोहब्बत होगी उस विषय से। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत सटीक और बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया सर ने। अब प्रैक्टिस के लिए सर कैसे, किन किताबों की मदद ली जाए, उसके लिए कुछ? प्रैक्टिस सेट कोई विशेष किताब उपलब्ध है नहीं। जी। क्योंकि गलतियां सर बहुत ज़्यादा हैं। मैं देखता हूँ एक्चुअली पब्लिकेशंस जो PYQ दे रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो उनमें भी बहुत गलतियां हैं। गलतियां होने के कई कारण हैं। एक मिसप्रिंट, दूसरा संस्थाओं के द्वारा जो पेपर दिए जाते हैं, प्रायः होता क्या है कि शिक्षक ने पेपर बनाया और प्रश्न और उत्तर दे दिया। अब उसको जो कट पेस्ट करने वाली टीम होती है, वो बच्चे हिंदी या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े लिखे होते। तो समस्या ये होती है कि वो ऑप्शन की जगह बदल दिए ऑप्शन, तो उत्तर गलत हो गया। तो वहां से कुछ भ्रामक प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं।
प्रश्न गलत मिल जाते हैं। जी जी जी। लेकिन इसमें हमें और आपको देखना चाहिए हाँ हाँ। जो भी प्रश्न आप कर रहे हो जी सर। वो किस जगह से लिया गया है, वहां जाकर देखें जरूर। जो इस प्रश्न का उत्तर आपको फाइनल हो कि चलो ये अच्छा है, हाँ हाँ। तब तो ठीक है। लेकिन आपको जो प्रश्न का उत्तर आप केवल प्रश्न से न देखें, जी जी। उसको अपनी किताब से देखें। बिल्कुल। ये प्रश्न वहां से उठाया गया है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं उत्तर। जी, अगर जी। है तो आप उसको कंटिन्यू आगे बढ़िए। यानी पेपर देने के बाद भी हमेशा शंका आपके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो उसको समाधान भी आप जी। खोजिए। अगर ये मैं शंका कर रहा हूँ कि सही है कि गलत, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं सही तो उसको देखिए और सही करिए सर। ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात सर। सर थोड़ा सा, चूंकि अभी आपसे शुरू में ही मुझे कर लेना चाहिए था जी। मैंने अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जी। कि चूंकि सर मैं भी जानता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था 2013 मैंने दिया, 2016 मैंने दिया टीजीटी, और उसके बाद जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 मैंने दिया। इस दौरान तक मैं भी सुनता रहा कि हिंदी में जो है 120-25 में रिट जाती थी, और लोग 125 में 124 123 तक आप स्वयं करके आए हैं। जी जी। और उसके बाद अब 2021 में 80 पर कट ऑफ आ जा रही है। जी जी। तो अब कैसे बच्चों को तैयार रहना चाहिए? क्या नेट के लेवल की तैयारी करनी चाहिए? क्या उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? एक्चुअली सर आप देखिए, आप समझ रहे हैं, आपका जो इशारा है, जो नेट की तरफ आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशारा है। अब बोधात्मक प्रश्न बन रहे हैं जी। अब प्रश्न ज्यों का त्यों नहीं पूछेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न नहीं पूछ लेगा कि चलो साकेत कब लिखा गया, जी 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 जी, परिप्रवास की रचना किसने की। ये सवाल अब बहुत ओछा है, आयोग भी जान चुका है कि सभी लोग रट चुके हैं। हाँ। अब बोधात्मक प्रश्न होते हैं। अब आपसे पूछेगा भक्ति काल के जन्म के पीछे भक्त और संत में क्या अंतर है, अब ऐसे सवाल पूछे। अब आपसे पूछेगा रीति काल में रीति क्या था, अब ये नहीं पूछेगा रीति काल का प्रवर्तक कौन था, रीति क्या है। अब रीति का मतलब पद्धति और रास्ता भी होता है। जी जी, लेकिन ये किस अर्थ में साहित्य में लिया गया, अब ये बोधात्मकता विद्यार्थी को अपनानी होगी। भक्ति काल ये पढ़ लेना कि भक्ति की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से काल से हुई। जी जी, और भक्ति का पहला जो भज धातु से निकला और पहला जो भक्त था वो नारद था। जी जी, ये अब काम नहीं देगा। अलवारों से निकला भक्ति, दक्षिण भारत से रामानंद उत्तर भारत ले आए, ये सब रटे हुए तथ्य थे। जी, अब आपको समझना होगा कि रामानंद जो उत्तर भारत से जाकर दक्षिण भारत से भक्ति ले आए, वो उनमें और उत्तर भारत की दक्षिण भारत की भक्ति में अंतर क्या था। अब ये प्रश्न आ रहे हैं, यानी प्रश्न का स्टैंडर्ड बदल रहा है। बिल्कुल। और हमें अपनी तैयारी को भी उसी तरह करना चाहिए। मैं इसलिए रोकता हूँ, जैसे कोचिंगों की बात आती है, कोचिंग पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए, पुस्तकें पढ़ी जाए, क्या तैयारी हो सकती है? पुस्तक पढ़ने से तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर पुस्तक अपडेट नहीं है तो कोचिंग वाला शिक्षक अपडेट होकर के आपको अपडेट करता है। नहीं बिल्कुल सर, इस बात को मैं बहुत जोर देता हूँ और कहता भी हूँ कि अगर आप 75 दिन बचे हुए और 75 दिन में आपको चयन चाहिए, आप इन किताबों में हो सकता है आपको लगे कि यार हम क्या पढ़ूं पहले, क्या पढ़ूं बाद में, ये चीजें आपके अंदर हो सकती है। लेकिन एक शिक्षक जो कई लोगों को, और आपको सबसे पहले यही चीज, जैसे शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा किया कि एक ऐसा टीचर चुनना चाहिए जो उस रास्ते से गुजरा हो, तो वो आपको सिस्टमैटिक तरीके से, आज मुझसे जब लोग बात करते हैं सर, वो इसी उम्मीद से बात करते हैं कि मैं उस रास्ते पर चल चुका हूं, तो वो तरीका बता सकता हूं कि किस रास्ते से चलना चाहिए। और आप पिछले 1.5-2 साल से जो रास्ता बता रहे हैं, जी जी, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि आपने न केवल पूर्वांचल में बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यार्थियों की आप आस बन रहे हो और उम्मीद बन रहे हो। ये बड़ा गौरव का विषय है। ईश्वर आपको इसी प्रकार और बहुत सारे विद्यार्थियों को की मदद करने की शक्ति दें और आप उसको अनवरत जारी रखें, क्योंकि जानते हैं समय है इस समय कि इस बाजारवाद में जहाँ सब कुछ बेचा जा रहा है, जी जी जी, जहाँ कुछ भी बेच दिया जाए इस नाम पर कि आपका सिलेक्शन मैं करा दूं। जी जी जी, इलाहाबाद का नहीं, मैं पूरे भारत का कल्चर बता रहा हूँ कि जब कोई कमरा वाला कमरा देता है तो बोलता है कि इस कमरे से बहुत सारा सिलेक्शन हुआ है, अर्थात आपका भी हो जाएगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सब्जी वाला कहता है कि मेरे यहाँ से 4 डीएम हो चुके हैं, 3 एसडीएम हो चुके हैं, 75 मास्टर हो गए। यानी लड़का पढ़ने से नहीं हो रहा, उनकी सब्जी खाने से हो रहा है, उनके कमरे में। और कोचिंग वाला कहता है कि मैंने पढ़ा दिया और इस वजह से सर, हाँ, कोचिंग वाला मार्गदर्शक हो सकता है। जी बिल्कुल सर। सहयोगी कमरा वाला भी हो सकता है, सब्जी वाला भाई आपके पैसा ना रहा हो वो खिलाया हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, लेकिन आपकी सफलता में योगदान आपका कर्म करेगा, आपकी मेहनत करेगा और आपकी बुद्धि करेगा, आपकी रणनीति करेगा। बिल्कुल। तो रणनीति तय कराता है गुरु। यद्यपि उस क्षेत्र का मजा खिलाड़ी है, उस क्षेत्र का सफल खिलाड़ी है और उस क्षेत्र में उसने पूरे पारंगतता के साथ आगे बढ़ा है, तो आपको वहां तक ले जाएगा। जैसे आपकी बात मैं कर लूं, आपने मैं ये देख रहा हूं कि आप लगातार विश्वास के पात्र होते जा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है।
सर और अच्छा मार्ग दिखा रहा है। मेरे पास तमाम विद्यार्थियों का भी मैसेज और फोन आया और आपके बारे में उन्होंने कहा, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। यहाँ पर आपकी प्रशंसा का कोई औचित्य नहीं बनता, बट बनता है जो विद्यार्थी कहता है कि हमारे लिए प्रमोद सर ने उचित और बेहतर कार्य करता, तो बनता है आपकी तारीफ, और ये खुलकर करनी भी चाहिए। मैं देखा हूँ कि यहाँ पर भी हर पटल पर कुछ न कुछ समस्याएं चल रही हैं। हमसे किसी शिक्षक से कोई दुराव नहीं, हिंदी के हैं वो मेरे हैं जी, बिल्कुल सर। किसी भी सब्जेक्ट के हैं वो मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं, प्रतियोगी कैसे हो सकते हैं? वो कदापि नहीं हो सकते। प्रतियोगी कोई और होगा। मेरे लिए सारा शिक्षक मेरा भाई है। मुझसे जो त्रुटि होगी, मुझसे जो गड़बड़ी होगी वो संभालेगा। शिक्षार्थी मेरे प्राण हैं, उनको कोई कहे कि वो गंदा है, अच्छा है, शिक्षक को ये सुनना ही नहीं चाहिए। मैं किसी भी विद्यार्थी की बुराई नहीं सुनना चाहता और किसी भी शिक्षक की बुराई नहीं करना चाहता। बिल्कुल ये दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब बौद्धिक वर्ग के लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बौद्धिक वर्ग में ही इतनी खींचतान हो तो ये थोड़ा दुखद है। नहीं सर, बिल्कुल। और मैं आपको पहले ही इस विषय पर वीडियो हमने शुरू किया, उस दौरान ही हम इस विषय पर बोले कि सर हम आपको इसलिए चाहते थे क्योंकि आप ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरे हैं जिन रास्तों पर हमारे भाई चलना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर जो जिस रास्ते से चला हो उस रास्ते को बेहतर बता सकता है। और इसीलिए मैंने सर कई बार जब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सी कोचिंग बेहतर है, कौन टीचर बेहतर है, तो मैं जल्दी किसी का नाम नहीं लेता हूँ। बहुत रेयर केस में पहले जांच परख लेता हूँ। मुझे लगता है कि खुद से गलती करने चलेगा, बट मेरे नाम से अगर वो किसी के पास जाएंगे और जुड़ेंगे, उसके बाद उनको जब डिसअपॉइंट होंगे तो वो मेरे लिए इतना दुखद होगा, बहुत कष्टप्रद होगा कि यार सर आपने बोला था, ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसलिए, और मैं बड़े गर्व के साथ ये महसूस करता हूँ, बताता भी हूँ, क्योंकि मैं आपके बारे में आज से नहीं, हमारे छोटे भाई पवन और तमाम हमारे भतीजे आपसे पढ़े हैं। और चूंकि मैं तो इंग्लिश का रहा इसलिए तो नहीं, लेकिन बहुत 2018 से मैं सर आपको जानता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आप विभाग में राजकीय में हैं और मैं भी हूँ आपका छोटा भाई। और जो है उसके बाद आप हमारे जनपद प्रतापगढ़ में पोस्टेड हैं, आपका स्वयं का जनपद है, और तमाम मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमें आपसे जुड़ा हुआ। उसके बाद आज जो मंच हम साझा कर रहे हैं, ये मेरे लिए मेरे जीवन का कहीं ना कहीं इस कैरियर का एक ऐसा समय है जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं बांध सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद बात है कि आप बहुत सारे IAS भी बनाए, बहुत सारे PCS भी बनाए और बहुत सारे टीचर भी बनाए, और मैं उन सब के आगे बहुत छोटी चीज़ हूँ। और आपके बगल मुझे बैठ करके आपसे संवाद करने का अवसर मिला, इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि जीवन जो है सर, लक्ष्य तो छोटा सा मिल गया है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम अपने जीवन को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बट अगर जीवन में कहीं एक बड़ी मंजिल हो तो उसके लिए हमको जो है निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद सर, मैं आपको रोकूंगा। आपकी प्रतिभा को देखकर मैं कहूँगा कि आपके लिए ही नहीं, उन समस्त लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सफलता की सीमा जो पुरुष या स्त्री तय कर दिया वो एक कटघरे में बंद कर रह जाएगा। जी सर। व्यक्ति को हमेशा सीमा के परे सोचना चाहिए, और अगर व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं, स्वयं की समय और परिधि को रोक दिया कि मुझे सिर्फ इतना ही जाना है, तो उसका मार्ग छोटा हो गया और जन्म मनुष्य का बार बार नहीं मिलेगा। और लागना है तो और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, संग्राम उस पार का है। बिल्कुल। यानी हमारी सफलता की सीढ़ी इतनी लंबी हो कि लोग उस पर चलने के लिए प्रेरित हों, थके नहीं। लंबा मार्ग अगर मैं चल दिया तो मेरे शिष्य वहां तक दौड़ते हुए आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारा आपका इतना बड़ा मार्ग होगा तो विद्यार्थी तो हमसे ज्यादा ऊर्जावान है। बिल्कुल। विद्यार्थी हमसे ज्यादा आशावान है, विद्यार्थी हमसे ज्यादा नए और जोश के हैं। बिल्कुल। तो आपका मार्ग बहुत दूर तक है सर, आपकी मंजिल बहुत दूर लंबी होगी, बड़े पद पे आप सुशोभित करेंगे, उसमें संदेह नहीं है। और आपके पीछे आपके समस्त अनुयायी और जो देखने वाले हैं, सर आप सबका आशीर्वाद रहेगा। अभी जैसे सर ने थोड़ी देर पहले जब नाश्ता के दौरान सर ने बताया कि अभी भी आप 16 घंटे काम करते हैं, पढ़ाते हैं। मुझे मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं थे। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को जान करके। आज ये सब कुछ होने के बाद आज आप न तो किसी पहचान के मोहताज हैं, ना किसी पद के मोहताज हैं।
आप सब कुछ है फिर भी आप इतना मेहनत करते हैं। निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए प्रेरणा है। मैं आदरणीय गुरुजी ओझा सर को लेकर के बहुत ज़्यादा उनके अंदर उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उस दौरान मैं बहुत जो है ऊर्जान्वित होता था, उनको देख करके मेरे अंदर ऊर्जा आती थी कि वो इतनी मेहनत करते थे। निश्चित तौर पर आपको देख करके हम जो हमारे भाई आपसे जुड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ऊर्जावान होते होंगे। ये मुझे पूरी आशा है और आगे भी होते रहेंगे। सर प्रमोद सर, मेरी पहचान भी मेरे शिष्य हैं। जी बिल्कुल सर। मेरा कोई नाम नहीं था, फिर भी मेरे शिष्यों ने साथ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका हूँ और अंतिम दिन तक मैं उनका रहूँगा। और इसमें केवल पैसे की बात नहीं है, इसमें बात जुनून की है, इसमें बात भाव की है, इसमें बात उनकी मंजिल तक चलने की है। इसीलिए जब कोई विद्यार्थी सफल होता है, मैं प्रायः उसके साथ खड़ा नहीं होता जब विद्यार्थी असफल होता है, क्योंकि आप जानते हैं असफलता का कोई नहीं होता है। बिल्कुल। और सफलता के हजारों माँ बाप। बिल्कुल। उस समय मैं अपने हर असफल विद्यार्थी के साथ खड़ा होता हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ। क्योंकि सर हमने देखा है कि प्रतिभाएं मुरझा जाती हैं। बिल्कुल सर। दीवार के उस पार उनकी सफलता है और वो हार जाते हैं। जी। इसलिए हम जैसे लोगों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम उसके लिए लगते भी हैं। जी। तो मेरी शोहरत, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा और मेरा सब कुछ यही सब है। ये सब स्वस्थ रहें, प्राप्त करते रहें, इससे ज़्यादा इस खुश ईश्वर बहुत कुछ दिया है और सब कुछ इनकी बदौलत। नहीं बिल्कुल सर, जो है ये बहुत अच्छी बात है और ऐसी ही सोच एक शिक्षक की होनी चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि जब आप सेवा में आएंगे तो आपकी भी सोच इसी तरीके से होगी और आपके अंदर भी यही जज्बा होगा। और जब कोई लक्ष्य या कोई मंजिल होती है तो फिर ना तो दिन देखा जाता है, ना तो रात देखी जाती है, बस सिर्फ काम होता है और सिर्फ काम होता है। मैं भी सर जीएस के लिए काम कर रहा हूँ। जीएस के लिए मुझे कभी कभी एक डेढ़ रात बजे तक मुझे जगना पड़ता है। उसी की तपस्या है सर, तपस्या करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने एक कमिटमेंट दे दिया है कि मुझे ये करना है तो करना है, फिर उसमें कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो ये सब आप सबका प्रेम है और मंजिल पर पहुंचने का एक जो है माध्यम है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सर मैं एक सवाल अब आगे लूँगा कि क्या एनसीईआरटी का कोई रोल है अपने एग्जाम में? बिल्कुल रोल है, एनसीईआरटी का रोल है। एनसीईआरटी बुक अगर मिल जाए पढ़ने को तो सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे लगातार पड़े रहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी के अतिरिक्त हमारे जो साहित्यकार हैं और भाषाविद और व्याकरणकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमारे प्रोवाइड करा दी हैं। तो एनसीईआरटी के पीछे ही पड़ा रहना जरूरी नहीं, लेकिन अगर मिल जा रही है तो एक बार अध्ययन जरूर करना चाहिए सर। खास करके जीएस के क्षेत्र में एनसीईआरटी का तो बहुत अच्छा रोल है सर। इस दौरान हिंदी से संबंधित एक क्वेश्चन लूंगा मैं, क्योंकि जब 125 में 124 123 मेरिट आया करते थे तो निश्चित तौर पर इजी क्वेश्चन हुआ करते थे और आज भी हैं। अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि ये इजी क्वेश्चन की गलतियों से कैसे बचा जाए? सही बात तो ये है सर कि सभी जब सिलेक्शन से बाहर होते हैं तो सरल प्रश्न से ही बाहर होते हैं। और आजकल मैं युवाओं में एक क्रेज देख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा डीप पढ़ना है, मुझे ज़्यादा डीप पढ़ना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के अंदर तक जाना है। मेरा मानना है कि आप अगर सरल अपना बचा ले गए जी सर, तो कठिन तो सबके लिए कठिन होगा। यानी आप जनरलाइज होने से बच गए। बिल्कुल सबके बराबर होने से बच गए, क्योंकि आपने सरल को मान लिया। अब आपको केवल और केवल युद्ध इतने में लड़ना है कि आप सबसे बेहतर कैसे हो। बिल्कुल। और वो बेहतरी के लिए क्या करना है कि आपको थोड़ा अतिरिक्त समय देना होगा। डीप में जाने के लिए, हार्ड पढ़ने के लिए बहुत कम समय देना है, लेकिन आपका फोकस हमेशा हो कि मेरा सरल सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जितना सरल आप गलत करेंगे उतना ही सिलेक्शन से बाहर जाएंगे। और याद रखें सर, आपने जो कहा कि सरल सवाल ही सिलेक्शन से बाहर करता है और आपको सरल ही नहीं गलत करना है। इसका विशेष ध्यान दें। जब भी परीक्षा में बैठें तो प्रतिबद्धता अपने हृदय में बैठा लें कि मुझे अपना सरल और आता हुआ प्रश्न गलत नहीं करना है। और याद रखें, हिंदी में सिलेक्शन का जो पुरोधा होता है वो व्याकरण होता है, इसलिए व्याकरण पर फोकस करेंगे। और व्याकरण का सवाल आप गलत नहीं करेंगे। साहित्य तो लगभग सब कर जाते हैं, लेकिन व्याकरण ही आपको मझधार में डुबोता है, तो उसको विशेष ध्यान दें। बिल्कुल सर। और हम थोड़ा सा एक और सवाल चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सर हमसे दोबारा मुलाकात या मतलब इस माध्यम से हो, समय मिले कि ना मिले, क्योंकि बहुत कीमती समय है। मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं सर। मैं चाहूँगा कि सर जो हमारे भाई जो मेंस लिखेंगे उनको निबंध है, क्योंकि हिंदी में लिखना है, तो लेक्चरर के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रणनीति निबंध के लिए बनाएं? क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं सर।
अगर एक ये वह जिसे अपने सब्जेक्ट पे कमांड होती है और उसे लिखने का भी अभ्यास होता है। बिल्कुल। एक वह जिन्हें कमांड भी कम होती है और लिखने का अभ्यास नहीं होता। जी जी मान लीजिए दोनों पास हो गए प्री, अब उनको मेंस लिखना है। जी 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 तो सबसे पहले आप जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हर टॉपिक का बोधात्मक ज्ञान हो, पहली बात, जी यानी उनके पास कुछ लिखने के लिए हो। जी अगर उनके पास डाटा ही नहीं होगा तो वो लिखेंगे क्या? बिल्कुल। तो उनके पास पहली बात तो डाटा के लिए वो पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें। जी जी अगर वो टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, जी अब मेंस के लिए करना क्या है सर कि मेंस में डाटा इकट्ठा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना रोज अभ्यास करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रोज नहीं लिखेंगे तो आपका जो निबंध कौशल है वो मारा जाएगा। बिल्कुल। एक दिन में आप ना तो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जी जी ना तो आप डाटा तैयार कर सकते हैं, और ना ही आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। जी तो जी जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आप दोहराएंगे एक ही चीज, जी उतनी बार अपनी कमियों को आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। तो एक विषय पर कम से कम हर विद्यार्थी को 4 से 5 बार लिख लेना जरूरी है, जी तब वो जी। वहाँ बेहतर। सर अब अगर जब लिखने की बात आ रही है तो जी। क्या अभी प्रीलिम्स के दौरान अवॉइड करना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए? एक्चुअली सर ये है, सब्जेक्ट तो सेम है, हाँ हाँ पाठ्यक्रम एक ही है, जी जी तो जी विद्यार्थी को दोनों काम एक साथ कर लेना चाहिए। जी जी पढ़ तो आप भक्ति काल ही रहे हो, जी 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 रीति काल ही पढ़ रहे हो, जी जी तो आप जैसे पढ़े, हाँ। आपके मन में जो भी बिंब आया, हाँ, लिखने से थोड़ा याद भी होता है हाँ सर। लिख लें, और वो प्रैक्टिस मेंस के लिए भी होती रहेगी, हाँ। और उनका प्री भी तैयार होता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि अभी हम प्री के बाद पढ़ेंगे, अगर 2 महीने मिला तो फिर क्या करोगे? 60 दिन बहुत कम होते हैं, जी ये बहुत दिन नहीं होता सर, लेकिन 60 दिन भी बहुत होते हैं। हाँ क्यों बहुत Proper होते हैं? कि अगर रहते हैं। आपने पूरा पहले से ही ध्यान में रखा है, आपके पास डाटा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जी 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 जब डाटा है, प्रैक्टिस करनी है, वो तो आसान हो जाएगा। बिल्कुल। बट अगर आपके पास डाटा भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है किस तरीके लिखना है, जी। तो फिर आपके लिए वो 60 दिन बहुत कम है, जी। आप गड़बड़ हो सकते हैं। जी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डाटा को एक पढ़ते हुए, जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं उसी समय मेंस की भी मानसिक रूप से तैयारी करते रहे। जी वो बिल्कुल हो सर। जाएगा, बहुत अच्छा। तो सर अभी मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, जी। सवाल बंद ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपको देख करके इतनी उत्सुकता हो रही है कि क्या क्या पूछ लूँ, क्या क्या आपके लिए मदद कर दूँ। जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप लगातार छात्रों को पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, जी। तो आपकी क्या रणनीति है और कैसे कोचिंग को आप मैनेज कर रहे हैं, कि क्या आपका टारगेट है कि किस टाइम तक आप सिलेबस को ख़त्म करेंगे और कब तक जो है चीज़ों को कंप्लीट करके आगे की ओर बढ़ेंगे? सर भाई मैंने अगस्त या फर्स्ट वीक में बैच शुरू किया, अक्टूबर में मैं बैच खत्म कर रहा हूँ। जी, पहली जी। बात। दूसरी बात, मैं प्री और मेंस दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ, विद्यार्थियों को दोनों के लिए तैयार कर रहा हूँ। जी 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 अब होता क्या है कि मेरा बच्चा सवाल करता है कि सर अगर प्री नहीं निकला तो, मैं कहता हूं कि प्री क्वालिफिकेशन 40 से 45% चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब 45% का अगर मैं बोध न करवा सका हाँ और आप अपनी तैयारी उतना भी न कर सके, फिर कोचिंग लेने या आपके पढ़ने का कोई मूल्य कोई नहीं। मतलब नहीं है। स्वाभाविक है कि प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, हाँ उसमें परीक्षा के मेरिट से या आपके चयन से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा फोकस पूर्णतः होना कहाँ चाहिए कि पहले प्री निकल जाए और मेंस पर भी हमारा स्टैंडर्ड बना रहे। जी जी तो इसको क्या होगा कि एक साथ दोनों के लिए चलना होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया है अच्छा अच्छा। रियलिटी बच्चों के लिए, वो प्री के लिए, अभी हाँ। मेंस के लिए नहीं। जी जी तो प्री के बच्चे उस प्रैक्टिस को करें और पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें जी, अक्टूबर तक। जी जी अक्टूबर के बाद वो एक महीना बचेगा, क्योंकि हाँ। जो 1-1.5 महीना बच रहा है, जी जी तो जो समय बच रहा है उसमें प्रैक्टिस करें और मेंस को लिखें। इससे क्या होगा कि मेंस जब मैं लिखवा रहा हूँगा, उनके थॉट्स भी बन रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल और उनका जो प्रैक्टिस सेट वो करेंगे, वो प्री के लिए तैयारी भी करा रहा है। बिल्कुल वो बिल्कुल सर। दोनों एक साथ करके वो प्री पास करके मेंस के लिए तैयार हो सकते सर थॉट की बात आपने कही तो मेरे दिमाग में एक चीज आई सर, जी। कि इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, जी। जिसे आप बोधात्मक कहते हैं हिंदी में, जी। उस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको लेकर के आप लिखने के दौरान चीजों को हाँ, वो समझ जाएंगे और तुरंत उसका उत्तर हाँ। भी दे लेंगे। जो कठिन लगता है जी जी वो जी, मेंस लिखने के कारण वो सरल हो जाएगा। बिल्कुल सर। और यही कारण है बोधात्मक प्रश्न आपको मेंस से ही मिलेंगे। जी 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 तो यानी वो भी प्री में आपका सहयोग करेगा। इसलिए जरूरी है दोनों के एक साथ लेके चलें। हाँ, एक को कम समय दें, एक को अधिक दें। हाँ प्री को समय अभी ज्यादा ज्यादा दें। मेंस को कम दें, लेकिन दोनों को बैलेंस बनाकर चलें, ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि सर जीएस के लिए आप क्या रणनीति अपनाना बताएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई देखना हम ही क्यों नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि 75 डेज ओनली, जी और इस 75 दिन में अगर हम जीएस के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे जी। तो कितना इनफ है सर, कैसे पढ़ा जाए कि देखिए जो सर, मैं उसमें ये कहूँगा कि उसमें मजे हुए खिलाड़ी का सहयोग लेना जरूरी है।
जी। भले वो 30 प्रश्न है लेकिन बहुत मायने रखते हैं। बहुत मायने रखता खास करके हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, जो स्टूडेंट्स हिंदी है। हाँ, खास जो करके है, ऐसे विषय के हैं। हाँ, हिंदी बैकग्राउंड से हैं हाँ। और जिनको जीएस से दूर दूर तक नाता नहीं हाँ, रहा है, लगभग सर हाँ। सब्जेक्ट वाले जो हैं वो दूरी GS रहते से, हैं। हाँ, दूरी रहते हैं। इन सब से मैं एक ही निवेदन करूंगा, आप किसी न किसी जगह ज्वाइन कीजिए। खास करके प्रमोद सर आपको जीएस दे ही रहे, मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मानिए कि ये इसके पुरोधा हैं और जीएस के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया है वो विद्यार्थियों को बहुत लाभ दिया है। आप न केवल इन्हीं पे बल्कि आपको जहां भी समझ में आए हाँ। कि जो जीएस का बहुत ही पारंगत व्यक्ति है और अच्छा काम कर रहा है, वहां से जीएस की मदद लें, क्योंकि बहुत ब्रॉड जीएस है जी। और पूरे पढ़ने के चक्कर में समय कम है बिल्कुल। और आपको पता नहीं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तो ये काम गुरु कर सकता है, आपको एग्जैक्ट दे देगा और अपना आप काम कर हाँ, और मुझे लगता है सर कि जीएस में 30 में 30 हमारा टारगेट होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप 20 के आसपास में टारगेट रखिए, प्रीवियस 20, ईयर 22, हाँ, बहुत प्रीवियस पर ज्यादा फोकस करिए, जी। क्योंकि हमारे इस टाइप के एग्जाम्स में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं सर। इस तरीके से हमने लगभग जो सवाल थे उन सबको कवर करने का प्रयास किया और सारे सवालों का सर से हमने जो है जवाब मांगा, और हमें उम्मीद है कि आप सबके लिए ये सेशन बहुत लाभकारी रहा होगा, और ना केवल हिंदी वालों छात्रों के लिए, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अंतिम में मैं सर से चाहूँगा कि गुरुमंत्र के रूप में अपना जो है एक सुझाव हमारे भाइयों को दो। मैं एक ही बात कहूँगा सर कि मेरे यहाँ एक बहुत बड़े कवि हुए, अंबिका दत्त व्यास जी, और हिंदी साहित्य में बहुतेरे साहित्यकार हुए, जैसे कि हरिऔध जी भी हुए। जी जी। तो एक उक्ति है हिंदी साहित्य में, एक पंक्ति है, 4 ढग हमने भरा तो क्या किया, जी जी। है पड़ा मैदान कोसों का अभी। यानी अभी ये आपके जीवन की बिगिनिंग है, शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हारना नहीं है, लक्ष्य बड़े हों, मंजिल दूर हो चलेगा, लेकिन पहुंचना ही उद्देश्य हो। इसलिए 4 डग में मत थको, मत हारो, मत रुको। जी। अभी कोसों का मैदान पड़ा है, जब तक उसे ग्रहण न करो तब तक मत रुको। जीवन का यही मूल मंत्र है, जहां हो उससे आगे बढ़ो, सीमा मत बनने दो। अभी प्राइमरी में हो, मिडिल जाओ, मिडिल में हो, एलटी में जाओ, एलटी में हो, जीआईसी लेक्चरर में जाओ, उसमें भी प्रोफेसर में जाओ, हो सके तो राज्यपाल बनो, हो सके तो कुछ और बढ़े जाओ, लेकिन रुकना नहीं। सीमाएं जिस पुरुष व स्त्री की हो गई वो लघु हो गया। सीमाहीन और अंतहीन व्यक्ति ही सर्वोच्चता के शिखर पर होता है। मैं आप सभी में यही ढूंढता हूँ, आप सब में यही देखता हूँ और आप सबसे यही मांगता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और आपने इस मूल मंत्र को दिया। मैं भी चाहूँगा कि जो है इन सारी चीज़ों को आपके द्वारा, इस संवाद को मैं अपने लाइफ में इसका कुछ % भी अगर उतार पाऊँगा, निश्चित तौर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और ये आज आप हमारे साथ बैठे, इसके लिए हम आपको बहुत आपका फिर से अंत में धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे बुलाया, आपने इन विद्यार्थियों की पीड़ा को समझा और आपने इसलिए मुझे बुलाया और आपने उनके प्रश्नों को जिस प्रकार रख रहे थे, मुझे लग रहा था कि विद्यार्थी की पीड़ा आपसे उमड़ रही है। इसलिए आपको मैं कह सकता हूँ, आने वाले समय में आप एक बेहतरीन ना केवल पत्रकार होंगे, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़े शिक्षक भी होंगे, जो बच्चों के हमराही और दुख दर्द को समझने वाले। सर तो इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भगीरथ यह प्रयास जारी रहे, विद्यार्थियों के जीवन बनाता रहे। मैं इसके लिए सभी विद्यार्थियों के माता पिता का चरण वंदन करता हूँ और सभी के स्वस्थ कामना के साथ आज मैं विदा लूंगा और आपका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर।